हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए 8 बजे वाली क्लास में, और जितने भी लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनको मैसेज कर दीजिए कि वो जल्दी से जुड़ जाएं। और चलिए हम लोग फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। ये 8 बजे का सेशन है और इसमें कक्षा 10 के एक लीनियर क्वेश्चन को हल कराया जाता है, जो कि आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, 1 या 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सौर पैनल क्या होते हैं। तो सौर सेलों के समूहों को सौर पैनल कहा जाता है। इसमें बड़ी संख्या में सौर सेलों को एक विशेष क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा किस साधन से प्राप्त की जाती है। तो सौर सेलों यानी सौर पैनलों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्रश्न अगला है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सौर सेल। ठीक है, अगला है कि सौर पैनलों के 2 लाभ बता दीजिए। तो सबसे पहला हो जाएगा सड़कों पर प्रकाश करने के लिए, और दूसरा क्या हो जाएगा, जल पंप को चलाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बांध में एकत्रित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो इसके पहले भी आप लोगों को बताया, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोयले के जलने से ऊर्जा के कौन से रूप प्रकट होते हैं। तो कोयले के जलने से ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा दोनों रूप प्रकट होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि थर्मल पावर स्टेशन पर ऊर्जा प्राप्ति का साधन क्या होता है। तो कोयला होता है। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन पर ऊर्जा जो प्राप्ति का साधन होता है वो कोयला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बांध बनाने से किन 2 स्थानों पर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो पहला हो जाएगा गंगा नदी पर जो टिहरी बांध बना है, और दूसरा जो है नर्मदा नदी पर। ठीक है, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, इसमें पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हुई हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्र की तरंगें लहरें तटों से टकराकर लगभग कितनी विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 2 से 3 मिलियन मेगावाट, जो कि 3000 बड़े बिजली प्लांट उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, अगला है कि नाभिकीय ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन के कारण नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारी नाभिक तत्वों के 3 उदाहरण लिख लीजिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा भारी नाभिक यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसकी बमबारी से भारी नाभिक तत्वों को हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन की बमबारी करा करके तोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूरेनियम के परमाणु में विखंडन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हमारे देश में नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ कहाँ पर लगाए गए हैं, प्रतिष्ठित हैं। तो पहला है तारापुर में, जो कि महाराष्ट्र में है। दूसरा है राणा प्रताप सागर, जो कि राजस्थान कोटा के पास में है। अगला है कि कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में है। नरौरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कटरा पर, जो कि गुजरात में है। और कैगा, जो कि कर्नाटका में है। ये हमारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र केंद्र है हमारे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है कि हमारे देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की कितने प्रतिशत आपूर्ति नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के माध्यम से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3%। ठीक है, केवल 3% उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सभी व्यापारिक नाभिकीय रिएक्टर किस पर आधारित है। तो जितने भी नाभिकीय रिएक्टर होते हैं वे सभी नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। ठीक है, अब ये अगली एक्सरसाइज चलेगी, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, साइंस का जो सबसे लास्ट चैप्टर है वहाँ से है हमारा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किन्हीं 5 प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताइए। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा वन, वन्यजीव, जल, कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रदूषण क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वातावरण के जैविक, भौतिक एवं रासायनिक लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन को प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण। ठीक है,
अगला है कि कौन सी ऊर्जा हमें पृथ्वी से बाहर से प्राप्त होती है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा हमें पृथ्वी के बाहर अर्थात सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के लिए उत्तरदायी जीवों के नाम बताइए। तो इसमें हो जाएगा जीवाणु, कवक, फर्न, पुष्पी पौधे, निमेटोड्स, कीट, पक्षी और सरीसृप इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है कि स्वास्थ्य सेवाओं का संसाधनों से किस प्रकार संबंध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं उनके कारण हमारी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण इनकी जो मांग है वो क्या होती है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उदाहरण बताइए, कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नवीकरणीय। ठीक है, तो यहाँ पर जल हो जाएगा और सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम कर लें, यहाँ पर जो लकड़ी लिखा हुआ है गलत है, ये अनवीकरणीय होता है, इसका एक बार यूज़ करके दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लकड़ी गलत है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों के उदाहरण बताइए। तो कोयला और पेट्रोलियम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है कि ऊर्जा के दो परंपरागत स्रोतों के नाम बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज ईंधन तथा बहता हुआ पानी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा परंपरागत ईंधन। खनिज ईंधन से भी ऊर्जा प्राप्त किया जाता है और बहते हुए पानी से भी ऊर्जा प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्या है कि सौर ऊर्जा हमें किस प्रकार प्राप्त होती है। तो हमें सौर किरणों के रूप में सौर ऊर्जा सूर्य से सीधे मिलती है तथा पेड़ पौधों के द्वारा भोज्य पदार्थ बनाने के रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अगला है कि किसी क्षेत्र की जैविक विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का पैमाना क्या होता है। तो इसका आंसर है कि उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज की संख्या। ठीक है, उसका क्या होती है, एक पैमाना होता है, मानक होता है। अगला है कि आर से रिड्यूज यानी कम करो का क्या अर्थ होता है। तो इसका मतलब है कम करो का अर्थ है कि हमें कम से कम वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। अगला है कि अल्पाइन वनों में घास की वृद्धि किस प्रकार रुकती है। तो घास बहुत लंबी हो जाती है इसमें फिर क्या होता है, फिर लंबाई के कारण ज़मीन पर गिर जाती है, जिससे नई घास की वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। ठीक, अगला है कि खुदाई से किस प्रकार प्रदूषण बढ़ता है। तो खुदाई से भी प्रदूषण बढ़ता है, क्योंकि धातु के निष्कर्षण से के साथ साथ बड़ी मात्रा में धातु मल भी निकल जाता है, जिससे हमारा प्रदूषण का खतरा भी बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्थानीय निवासी वनों का किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो पशुओं तथा अपने खाना, ठीक है, खाना वगैरह के लिए तथा लकड़ी गिलाने के लिए तथा शिकार एवं निवास करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, यूनिवर्सल सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। तो लिटमस कागज़ को यूनिवर्सल सूचक कहा जाता है, याद रखिएगा, ये पेपर के लिए और केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या, लिटमस कागज़ से क्या मापा जाता है। तो आंसर हो जाएगा लिटमस पत्र जो होता है, कागज़ जो होता है, उससे पीएच सरलता से माप लिया जाता है। ठीक है, अगला है प्रश्न कि जैव विविधता का आधार क्या है। ठीक है, तो जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों यानी स्पीशीज की संख्या पर निर्भर है, परंतु जीवों के विभिन्न स्वरूप भी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगला क्या है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ पर किया गया था। तो सन 1970 में। ठीक है, सन 1970, ये सन याद रखिएगा, में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक ग्राम में, ठीक है, रेनी नामक ग्राम याद रखिएगा, जहाँ पर चिपको नामक आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ठीक है, और इसमें मतलब पेड़ कटाई हो रहे थे, तो पेड़ क्या होते थे, सभी लोग चिपक जाते थे, वहाँ इसके नाम पर चिपको ये नाम पड़ा था। ठीक है, अगला क्या है कि वन क्या है। प्रश्न है कि वन क्या है। तो अगला इसका आंसर है कि वन जैव विविधता के तप्त स्थल होते हैं। ठीक है, जैव विविधता के तप्त स्थल होते हैं। अगला प्रश्न है कि जब हम वन संरक्षण की बातें सोचें तो सबसे पहले दावेदार कौन होता है। तो सबसे पहले दावेदार वन में तथा वन के आसपास रहने वाले लोग होते हैं, जो उनकी आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। ठीक है,
टिम्बर का दूसरा नाम क्या होता है? तो टिम्बर का दूसरा नाम क्या होता है? इमारती लकड़ी। ठीक है, इमारती लकड़ी इसका दूसरा नाम होता है। अगला प्रश्न है कि उद्योग वनों को किसका स्रोत मानते हैं? तो कच्चे माल का स्रोत माना जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि ऐसी दो औद्योगिक आवश्यकताओं का नाम बताइए जिनसे वनों का विनाश होता है। तो हो जाएगा सड़क और बांध निर्माण से वनों का विकास ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। ठीक है, कुल्ल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय व्यवस्था का विकास किया गया था जिसे कुल्ल कहा जाता है। ठीक है, तो ये आंसर याद रखिएगा, कुल्ल किसे कहा जाता है? लगभग 4 वर्ष पूर्व जो हिमाचल के कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नहरों की सिंचाई की व्यवस्था का विकास किया गया था जिन्हें कुल्ल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वन्य संपदा को सुरक्षित रखने के 2 उपाय बताइए। तो पहला उपाय हो जाएगा कि जंतुओं के प्राकृतिक आवास स्थानों को सुरक्षित रखा जाए, और दूसरा है जिनका शिकार वर्जित कर दिया जाए, यानी जो वन्य जीव हैं उनका शिकार कम कर दिया जाए, तो वन्य संपदा को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अपशिष्ट पदार्थों को किन 2 वर्गों में रखा जा सकता है? इनमें से कौन कौन, इसमें से मतलब कौन सा अधिक घातक होता है? ठीक है, तो पहला है कि जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ, दूसरा है कि जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो इन दोनों में से जैव अनिम्नीकरण अधिक घातक होता है। ठीक है, अगला क्या है कि गंगा सफाई परियोजना यानी योजना की शुरुआत पहली बार किस साल में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 में किया गया था। ये याद रखिएगा, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि जल संरक्षण से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब क्या होता है? जल को व्यर्थ होने से बचाना तथा उसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज कम से कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा उसको बचाना, ये जल संरक्षण का क्या कहलाता है हमारा? ठीक है, जल संरक्षण कहलाता है। अगला क्या है? कोलीफॉर्म किसे कहा जाता है? तो कोलीफॉर्म एक जीवाणु का वर्ग है जो जल प्रदूषण के कारण मानव की आंत में पाया जाता है। ठीक है, कोलीफॉर्म जीवाणु होता है जो जल प्रदूषण के कारण मानव की आंत में चला जाता है, मानव की आंत में ही पाया जाता है। ठीक है, अगला क्या है कि गंगा के उद्गम स्थल एवं मार्ग के बारे में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा अपने उद्गम गंगोत्री से होते हुए 2500 किलोमीटर की यात्रा कर बंगाल की खाड़ी में आकर के मिलती है। ठीक है, यानी अगर देखेंगे और कितना चलती है तो 2500 चलती है। ठीक है, यानी 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उद्गम कहाँ पर हुआ था? गंगोत्री से हुआ था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जल का हमारे शरीर में क्या महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह हमारे शरीर की सभी रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है तथा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्या है कि जल संभर प्रबंधन क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कि इसमें मिट्टी एवं जल के संरक्षण पर जोर दिया जाता है जिससे कि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके। ठीक, अगला कि 3 विषैली गैसों के नाम बताइए। तो सबसे पहली नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरी सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कौन सी गैसें होती हैं? विषैली गैसें होती हैं, नुकसानदायक गैसें होती हैं। अगला प्रश्न है कि पुनः उपयोग पुनः चक्रण से भी अच्छा तरीका क्या होता है? यानी जो पुनः उपयोग है पुनः चक्रण से भी अच्छा क्यों होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि पुनः चक्रण में कुछ ऊर्जा व्यय हो जाती है। ठीक है, पुनः चक्रण में कुछ ऊर्जा व्यय हो जाती है लेकिन पुनः उपयोग में व्यय नहीं होती है, याद रखिएगा। अगला क्या है कि मनुष्य की आंत में किस वर्ग का सूक्ष्म जीवाणु पाया जाता है जिसकी पानी में उपस्थिति बीमारी के संक्रमण को फैलाता है? अब इसके पहले हमने बात किया था कोलीफॉर्म। ठीक है, कोलीफॉर्म जो समूह होता है इसमें जो जीव आते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं और अगर पानी में पाया तो उसको हम लोग पी लेते हैं तो ज़्यादा नुकसान करता है। अगला क्या है कि धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता क्या है? तो जल इसकी मूल आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत की वर्षा किस पर निर्भर करती है?
तो मानसून पर निर्भर करती है। इसका अर्थ है कि वर्षा की अवधि वर्ष के कुछ महीने तक ही सीमित है, ठीक है। यानी कुछ वर्ष जो होती है, यानी वर्षा जो होती है वो वर्ष में कुछ महीने तक ही सीमित रहती है, जैसे कि जून जुलाई अगस्त, ठीक है। बस इसी महीने में सीमित रहेगी, सितंबर वगैरह में कम बरसेगी। तो ये मतलब क्या कहते हैं, कुछ महीने तक सीमित होती है, इसलिए हमारे यहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है। मानसून आएगा तभी बरसेगा, अन्यथा बहुत कम बारिश होने की संभावना रहती है, ठीक है। आगे क्या है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्राचीन काल में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता था? तो सबसे पहले बांध, जलाशय एवं नहरों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। बांध की 2 आवश्यकताएं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, बड़े बांध से जल का संग्रह पर्याप्त मात्रा में किया जाता है, और जो बांध होते हैं उनसे विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण के 2 कारण बताइए। तो उर्वरक तथा कीटनाशकों का फसलों पर छिड़काव तथा कारखानों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का नदियों में विसर्जन क्या कहलाता है? जल प्रदूषण का कारण होता है, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में अगर उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी के साथ में जल में मिल जाएगा जा कर के, और कीटनाशकों का छिड़काव करेंगे तो भी मिट्टी में चला जाएगा, मिट्टी के साथ में जल प्रदूषण भी कर सकता है। और कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको सीधे जलाशयों में डाल दिया जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, जिससे जल प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि जंगली जंतुओं का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा कि जंगली जंतु पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं, इसलिए उनका संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। ये याद रखिएगा, पारिस्थितिक संतुलन, ठीक है, बनाए रखने में सहायता करते हैं, इसलिए उनका संरक्षण करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं, बताइए, ठीक है। तो वर्षा के जल को व्यर्थ बहने से बचाकर एकत्र करना, जिससे उसे अपने लाभ के लिए बाद में प्रयोग में लाया जा सके, जल संग्रहण कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना से स्थानीय जलवायु पर होने वाले 2 प्रभाव बताइए। तो सबसे पहला क्या है कि वायु प्रदूषण हो जाएगा, और दूसरा है आसपास के वायुमंडल की ताप वृद्धि हो जाएगी, यानी आसपास का जो वायुमंडल है इसमें ताप वृद्धि हो जाएगी, ठीक। अगला प्रश्न है कि वनों के पुनः पूर्ण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो वन के पुनः पूर्ण के लिए वन महोत्सव एक मुख्य कार्यक्रम है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यह संसाधन अधिक वर्तमान दर से प्रयोग में आते रहे तो कितने समय तक उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम के संसाधन लगभग 40 वर्षों तक रहेंगे, कोयले के संसाधन लगभग जो है 200 वर्षों तक उपलब्ध रहेंगे, इसके बाद में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ द्वारा एक लाभदायक पुनःचक्रण का उदाहरण बताइए। तो इसका आंसर हो गया कि गोबर से गैस प्राप्त करना अपशिष्ट पदार्थों के पुनः चक्रण का लाभदायक उदाहरण होता है, याद रखिएगा। अगला क्या है कि भारत में राष्ट्रीय पार्क और सेंचुरी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो गया कि जंगली जंतुओं का संरक्षण करना, जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R के नाम बताइए। पहला है रिड्यूज यानी कम करो, दूसरा है रिसाइकिल पुनः चक्रण, और तीसरा है रीयूज यानी पुनः चक्रण। ये पर्यावरण बचाने के लिए 3 R के नाम हैं, याद रखिएगा, RRR, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, कोयला तथा पेट्रोलियम कैसे प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, कोयला तथा पेट्रोलियम लाखों वर्ष पूर्व जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी को दे देता हूँ। अब से रोज़ 8:30 बजे मैथ की क्लास आप सभी को मिलेगी, लाइव क्लास रहेगी। तो जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा 8:30 बजे आपको मैथ की क्लास प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग मैथ की क्लास लेना मत भूलिएगा, उसको मत छोड़िएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 2 जीवाश्म ईंधन के नाम बताइए, कोयला तथा पेट्रोलियम, ठीक है। अगला
कि किन वस्तुओं को पुनः चक्रण द्वारा दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लास्टिक को, कांच को, कागज़ को एवं धातुओं का पुनः चक्रण के माध्यम से इनका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्या है कि वायु प्रदूषकों के मानकों के नाम बताइए। तो इसका मानक पहला है यूरो 1, अगला है यूरो 2 तथा यूरो 3 वायु प्रदूषक के मानक होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों को, जो भी बच्चे आज वीडियो को नहीं देख पाए हैं, आज की लाइव क्लास नहीं ले पाए हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज ही से जो है आप सभी को 8:30 बजे से गणित की क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। तो 8:30 बजे शाम को गणित के क्लास लेना मत भूलिएगा। और जिन बच्चों को कोई भी दिक्कत आती है, उनका नेट नहीं चलता है, तो वो अगले दिन सुबह देख सकते हैं, या आप कभी भी किसी भी टाइम एज एनी टाइम आप लोग देख सकते हैं। वो वीडियो रिकॉर्डेड ही रहती है, मतलब आपके लिए अपलोडेड हो जाती है। ठीक है, मैंने चैनल के माध्यम से वो अपलोड रहती है। ठीक है, यानी आप बाद में भी चाहे देख सकते हैं, चाहे लाइव सेशन अटेंड कर लें या बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है। तो जाते जाते बता दूं, अगर अभी तक वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर नहीं किया है, तो जितने बच्चे हैं वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को, अपने अगल बगल में जो भी हैं उन सभी को शेयर कर दिया करें, जिससे कि सभी बच्चे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सके 8 बजे वाली शाम की क्लास को। ठीक है। इसमें आप सभी को महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाते हैं, जो कि कक्षा 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न करवाते हैं हम। ठीक है। और ये विद्या वाली बुक जो होती है, राजीव की बुक है, बालाजी की बुक है, और जो भी बुकें हैं इन सभी का समाहार ही रहता है। ये जो क्वेश्चन होते हैं इन सभी की बुकों से निकाल के हम आप सभी को हल करवाते हैं। इसके लिए आप लोग, ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बहुत मेहनत पड़ती है। तो वीडियो को सभी लोग, जितने बच्चे देखते हैं, वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक अगर आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप की लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग सीधे जाकर के हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को। चलिए अब हम अभी 8:30 बजे आपसे मिलेंगे, लेते हैं आपसे अलविदा, गुड बाय।